हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल तन्हाई की कहानी में। पिछले वीडियो में हमने सुना था भाग 3 और 4। आज के वीडियो में हम सुनेंगे भाग 5 से आगे की कहानी। नीरा, ओ नीरा, कहाँ हो तुम? कार की चाबी लेकर बाहर निकलते हुए दिव्या ने कहा। मैं यही हूँ दीदी, हर्ष बाबा के पास, कहते हुए नीरा हर्ष को गोद में लिए बाहर आई। हाँ ठीक है, मुझे लगा कहीं किचन में तो बिजी नहीं हो। सुनो, जब तक मैं ना आऊं तुम हर्ष का ख्याल रखना और एक सेकंड के लिए भी हर्ष के पास से हिलना मत। आज शाम पार्टी में जाना है मुझे, इसीलिए कुछ शॉपिंग करनी है। मैं यूं गई और यूं आई। नीरा, दीदी आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं हर्ष बाबा को बरोबर ख्याल रखूंगी। दिव्या, मैं जानती हूँ तुम हर्ष का ख्याल रखोगे ही। तुम मेरी नौकरानी थोड़ी ही हो ना, मैं तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा समझती हूँ। जब से हर्ष ने जन्म लिया है तब से मुझसे ज़्यादा तो तुम्हारे ही गोद में खेलते हुए बड़ा हुआ है। मैं जल्द ही वापस आती हूँ। नौकरानी नीरा को समझा कर दिया शॉपिंग के लिए निकल पड़ी। गैराज से कार निकालकर वो मुंबई के जुहू एरिया के फेमस मॉल की ओर गाड़ी घुमा दी। कुछ दूरी तय करके दिव्या अभी एक चौराहे के पास ही पहुंची थी कि एक ट्रक पीछे से लगातार हॉर्न बजाता हुआ दिव्या की गाड़ी के ठीक पीछे आया। दिव्या ने उसे साइड दे दी, परंतु ट्रक उसके पीछे ही रहा। हालांकि वो एक व्यस्त सड़क थी, परंतु जितना साइड दिव्या ने उसे दिया उसमें से वो चाहता तो आसानी से निकल सकता था। पर ट्रक वाला ना जाने क्यों ट्रक की रफ्तार कम कर दिया और दिव्या की गाड़ी के पीछे धीमी रफ्तार में आने लगा। दिव्या को ट्रक वाले की हरकतें कुछ अजीब लगी। यूं तो ट्रक वाले हमेशा अत्यधिक जल्दी में होते हैं, इस ट्रक ड्राइवर ने भी इतने हॉर्न बजाए मानो इसे बहुत जल्दी हो। पर इसे जब साइड दे दिया तब भी ये आगे नहीं जा रहा। कुछ आगे आने पर एक चौराहा था। चौराहे के पास ट्रैफिक की लाल बत्ती जल रही थी, अतः दिव्या सहित सभी गाड़ी वाले ने ब्रेक लगाई। दिव्या की गाड़ी से करीब 50 मीटर दूर ट्रक वाले ने ब्रेक लगाई, परंतु तब तक थोड़ी तेज रफ्तार में आती एक बाइक ने दिव्या की गाड़ी को आकर ठोका। उसने देखा कि उसके पीछे पीछे एक बाइक सवार था जो अपने बाइक के ब्रेक पर कंट्रोल नहीं कर सका और पीछे से उसकी गाड़ी को ठोक दी। वो जैसे ही पलट कर ठोकर मारने वाले बाइक सवार की ओर देखी, बाइक वाला इशारों से सॉरी कहता हुआ कान पकड़ रहा था। दिव्या ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। वो गाड़ी में बैठी लाइट के ग्रीन होने का इंतजार करती रही। दिव्या की कार के पीछे जो बाइक वाला था वो हेलमेट पहना था। हेलमेट का पारदर्शी कांच पूरी तरह से चेहरे को ढका हुआ था। उस बाइक सवार के पीछे एक कार आकर रुकी थी जिसे कोई लड़की ड्राइव कर रही थी और उस कार के पीछे वो ट्रक रुका था। ग्रीन लाइट हुई, दिव्या ने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाई। कुछ दूर जाने पर वो कार जो दिव्या की गाड़ी के पीछे ने उसकी गाड़ी को ओवरटेक किया और आगे निकली। वो रास्ता अब एक सुनसान सड़क थी। दिव्या की आगे वाली कार ने ब्रेक लगाया। दिव्या ने भी तेजी से ब्रेक मारे। उसकी गाड़ी तो रुक गई, पर पीछे से फिर किसी ने उसकी गाड़ी को ठोका। दिव्या ने देखा ये वही बाइक वाला है जिसने चौराहे पर आकर उससे पीछे से टक्कर मारा था। इस बार बाइक वाला टक्कर मारने के पश्चात अपना संतुलन नहीं संभाल पाया और नीचे गिर गया था। गाड़ी सड़क से थोड़ी साइड करके वो कार का दरवाज़ा खोल बाहर निकली। अब तक बाइक वाला भी बाइक उठाकर उसे साइड कर चुका था। उसे कई जगह खरोच भी आई थी। दिव्या के कार का पिछला हिस्सा भी थोड़ा डैमेज हो गया था। वो गुस्से में बाइक वाले पर चिल्लाई, अगर बाइक के ब्रेक पर कंट्रोल नहीं है तो बाइक चलाते ही क्यों हो? 10 मिनट के अंदर तुमने 2 बार मेरी गाड़ी को ठोका है, अब नुकसान की भरपाई कौन करेगा? बाइक वाला अपने हाथ पर आए खरोच पर से खून को रुमाल से साफ करता हुआ बोला, माफ़ कीजिए मैम, पर इस बार गलती आपकी ही थी। बीच सड़क पर ऐसे कोई ब्रेक लगाता है क्या? आपने ब्रेक मारे, मेरी गाड़ी में स्पीड ज़्यादा थी, मैं जब तक ब्रेक मारता टक्कर हो गई। आप ही बताइए इसमें मेरा क्या कसूर है? दिव्या ने गुस्से में कहा, अरे ब्रेक तो मैंने भी मारे थे। जब आगे वाली गाड़ी अचानक से ब्रेक लगाएगा तो मैं उसे तुम्हारी तरह ठोक तो नहीं सकती ना। वो देखो उस गाड़ी की वजह से मैंने ब्रेक मारे, पर देखो उस गाड़ी से कितनी दूर खड़ी है मेरी गाड़ी। दिव्या अभी बोल ही रही थी कि बाइक वाले ने चिल्लाकर कहा, ओ नो, बचिए मैम, वो ट्रक। इतना कहते हुए
जंप लगाकर दिव्या को साथ लेता हुआ फुटपाथ की ओर लुढ़क गया। दिव्या के मुंह से चीख निकली, पर वो उस बाइक वाले के साथ बगल के फुटपाथ और उसके बगल सड़क से नीचे खेतों में लुढ़कती चली गई। दिव्या जब उस खेत में गिरी तो महसूस हुआ कि फुटपाथ पर लुढ़कने से उसे सिर में कहीं चोट लगी थी। बाइक वाले ने उसे पकड़कर फुटपाथ की तरफ जंप की मारा, ये वो समझ चुकी थी। पीछे से तेज रफ्तार से आती हुई वही ट्रक अनियंत्रित होकर दिव्या की गाड़ी को धक्का मारते हुए आगे बढ़ गई थी। अगर वो बाइक वाला उससे वहां से धक्का देकर नहीं हटाता तो अभी दिव्या का भी हाल वही होता जो उसकी गाड़ी का हुआ है। उसने अपनी गाड़ी की ओर देखा। गाड़ी का आधा हिस्सा ट्रक के धक्के से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। कार का जो हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था उसी के ठीक पीछे दिव्या उस बाइक सवार से बहस कर रही थी। मतलब साफ था, अगर 20 सेकंड की भी देरी होती जंप मारने में तो उसकी लाश वहां पड़ी होती। ये सोचकर सिहर उठी दिव्या। उसने उस बाइक सवार की तरफ देखा। वो उसके बगल में लुढ़का पड़ा था, शायद बेहोश भी हो गया था। उसके माथे से खून बह रही थी। खून तो दिव्या के माथे से भी बह रही थी। दिव्या ने महसूस किया कि उसकी आंखें बंद होने लगी है। वो अपनी आंखें खुली रखना चाहती थी, पर इस कार्य में वो सफल नहीं हो पा रही थी। आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी थी। दिव्या ने बस इतना देखा कि कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। तभी उसने अपनी बंद होती बोझिल सी आंखें से देखा कि एक लड़की गुलाबी कलर के सूट पहनी हुई थी। वो आई और उसे उठाने लगी। वो लोगों से उन दोनों की मदद करने की गुहार लगा रही थी। दिव्या की आंखें लगभग बंद हो चुकी थी, पर ना जाने कैसे उसके कान अब भी सुन रही थी। उसने सुना कि कैसे उस लड़की ने परेशान होकर वो बाइक सवार को कुछ लोगों की मदद से उठाया और किसी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल की तरफ तेजी से भागी। समीर करीब 50 बार दिव्या को कॉल कर चुका था, पर उसका नंबर बंद आ रहा था। नीरा ने जब उसे कॉल करके कहा कि दिव्या मैम बाजार से लौटी नहीं अब तक, समीर की बेचैनी बढ़ गई थी। इतनी देर तक दिव्या मोबाइल बंद रखने वाली लड़की नहीं थी। आज तक ऐसी कभी नहीं हुआ कि वो अगर आधे घंटे के लिए भी बाहर जाती थी तो नीरा को कॉल करके हर्ष के बारे में ज़रूर पूछती थी। और आज लगभग 4 घंटे हो चुके थे, दिव्या ने एक भी कॉल करके हर्ष के बारे में नहीं पूछा। ये बात समीर को जैसे ही नीरा ने बताई, वो तब से लगातार उसे कॉल कर रहा था। हर बार समीर को लगता कि अब उसका नंबर ऑन हो गया होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। आज वो अत्यधिक बिजी था। शाम से शुरू होने वाली पार्टी की तैयारी में जुटा था कि एक नई समस्या खड़ी हो गई। समीर को वैसे ही बहुत सारे कार्य थे। बीच बीच में दिव्या को फ़ोन लगा रहा था। उसी बीच सोनाली का भी कॉल आ रहा था। आज सोनाली के बिहेव से वो उस पर बेहद नाराज़ था। उसे सोनाली से नफरत हो गई थी। अतः जितनी दफ़ा सोनाली ने उसे कॉल किया वो उसे काट कर दिया। अंत में जब सोनाली लगातार कॉल पर कॉल करने लगी, वो उसके नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। सोनाली के कॉल से जब उसे राहत मिली तो वो फिर से दिव्या के बारे में सोचने लगा। एक बार फिर फ़ोन की घंटी बजी। समीर ने देखा नीरा की कॉल थी। नीरा बोल रही थी कि हर्ष जब अब दिव्या के पास जाने की काफ़ी जिद कर रहा है। वो हर्ष को बड़ी मुश्किल से संभाल रखी है। समीर के सामने एक साथ कई मुश्किल आ चुकी थी। इस बीच एक बार फिर मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। समीर ने देखा वो एक अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। समीर ने कॉल उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से किसी नारी स्वर में पूछा गया, क्या आप समीर सक्सेना जी बोल रहे हैं? जी हाँ, आप कौन? मैं लाइफ केयर हॉस्पिटल से डॉक्टर उमा शुक्ला बोल रही हूँ। आपकी वाइफ दिव्या का एक्सीडेंट हो गया है। वो इस वक्त मेरे हॉस्पिटल में है। आप फ़ौरन आ जाइए। एक्सीडेंट? कब? कहाँ? कैसे? मेरी वाइफ ठीक है ना डॉक्टर? समीर ने घबरा कर पूछा। हाँ वो ठीक है सर। में थोड़ी चोट लगी है, जिस कारण वो बेहोश हो गई थी। शुक्र मनाइए कि एक लड़की आपकी वाइफ और आपको पहचानती थी। उसने आपकी पत्नी को हॉस्पिटल पहुंचाया। ओके, मैं फ़ौरन आ रहा हूँ डॉक्टर। लगभग आधे घंटे के बाद समीर उस हॉस्पिटल पहुंचा। दिव्या अब होश में आ चुकी थी। समीर दिव्या के पास गया तो उसने देखा उसके सिर में पट्टी बंधी थी। दिव्या के बेड के बगल में एक और लड़का जख्मी हालत में लेटा हुआ था। उसके सर में भी पट्टी लगी थी। उसके हाथ पैर भी कई जगह छिले हुए थे, जहाँ से खून अभी भी रिस रहा था।
हालांकि डॉक्टर ने उसके सभी जख्मों पर मरहम पट्टी कर दी थी। समीर को दिव्या ने पूरी कहानी बताई कि किस प्रकार पहले उस बगल वाले लड़के से धक्का लगा और फिर बाद में ट्रक वाले ने तेजी से आकर धक्का मारा। अगर ये लड़का समय पर धक्का देकर खुद वो मुझे गिराता तो भगवान जाने आज कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। समीर ने डॉक्टर से दिव्या के बारे में पूछा कि अब वो कैसी है, क्या वो घर जा सकती है। तो डॉक्टर ने कहा कि वो दोनों ठीक है, मामूली चोट लगी है। समीर ने हॉस्पिटल का बिल चुकाया और जब डॉक्टर की शुक्रिया अदा किया तो डॉक्टर बोली कि मेरा शुक्रिया अदा करने से पहले उस लड़की और इस लड़के का शुक्रिया अदा कीजिए जिसके कारण आपकी बीवी सही सलामत है। समीर ने उस लड़के को देखा, थैंक यू कहा और कृतज्ञता प्रकट किया। साथ ही उस लड़की की तलाश में निगाह इधर उधर घुमाई, पर वहां उसे कोई अजनबी लड़की नजर नहीं आई। उसने दिव्या से पूछा कि वो लड़की जिसने तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, मुझ पर किए गए इस एहसान के बदले में उन्हें कुछ दे तो नहीं सकता, क्योंकि एहसानों का कोई मूल्य नहीं होता, पर हाँ, जीवन भर इन दोनों का मैं शुक्रगुजार जरूर करूंगी। दिव्या ने कहा, उस लड़की से शाम में मिलवा दूंगी। अभी घर चलिए, मेरा फ़ोन तो कार के डैशबोर्ड पर रखा था। एक्सीडेंट में वो भी शहीद हो गया। हॉस्पिटल के नंबर से मैंने नीरा को कॉल किया था, तो हर्ष को लेकर वो बेहद परेशान था। चलिए पहले घर चलते हैं। उसी दिन शाम में अप्सरा रिजॉर्ट में होने वाली पार्टी का आगाज होने में बस कुछ ही समय बाकी था। समीर के मेहमान आने शुरू हो गए थे, पर समीर अभी पार्टी स्थल पर नहीं पहुंचा था। पत्नी दिव्या के एक्सीडेंट के बाद उसे हॉस्पिटल से घर पहुंचाया, फिर एक्सीडेंट स्थल पर गया। दिव्या की क्षतिग्रस्त कार वहां नहीं था। अगल बगल के लोगों से पता चला कि पुलिस वाले कार ठोककर उठाकर थाने ले गए। फिर वो संबंधित थाने पहुंचा। थाने में लगी कार को देखा। वह कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी और मामला इंश्योरेंस कंपनी का हो चुका था। समीर ने थाने में अज्ञात ट्रक वाले के खिलाफ एक FIR दर्ज करवाई। सारी कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद वो अभी अभी पार्टी स्थल पर पहुंचा था। समीर को पता था कि यहाँ का बहुत सारा काम अभी पेंडिंग ही होगा, जबकि मेहमान आने शुरू हो गए हैं। वो इस काम की देखरेख के लिए अपने ऑफिस कॉल करके सब कुछ समझाकर भानु को भेज दिया था। समीर वहां पहुंचते ही भानु से पेंडिंग ज़रूरी काम की लिस्ट मांगा, तो उसने कहा सारा काम खत्म हो चुका है। भानु की सूझबूझ उतना नहीं था कि वो सभी कार्यों को बेहतरीन ढंग से अंजाम दे सके। हैरान होते हुए उसने पूछा, जो काम तुम्हें आते नहीं वो कैसे कर दिया तुमने? भानु ने कहा, मैंने नहीं किए सारे काम, सोनाली मैम ने किए हैं, और वो अभी भी मेहमानों की खातिरदारी में लगी है। सोनाली को यहाँ किसने बुलाया? भानु कुछ बोलता उससे पहले वहाँ सोनाली आई और बोली, मुझे यहाँ दिव्या जी ने बुलाया है और उसी ने ये सारे काम सौंपे हैं, आप चाहे तो पूछ लीजिए। गुलाबी सूट पहने सोनाली समीर की तरफ कातिलाना अदा से देखी। समीर सोचता रह गया। दोस्तों, कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा कमेंट्स में हमें अवश्य बताइएगा। जल्द मिलते हैं सबक 2 के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए आप हमारे वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।